जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का होगा। आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है। इसके लिए लुसेंट बुक के 150 सिलेक्टेड जीके जीएस का प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखिए, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न है जो कि कवरअप हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर, अरब सागर, तैतीस सागर और मृत सागर। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तैतीस सागर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए है कावेरी, बी है कृष्णा, सी है गोदावरी और डी है सिंधु। बताइए यहाँ पर दोनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कृष्णा नदी बिल्कुल ही सही जवाब है। नागार्जुन सागर बांध के अलावा और 2 बांध है, इस पर याद रखिएगा, श्रीशैलम बांध और अलमाटी बांध। ये भी दोनों बांध याद रखिएगा, ये भी दोनों कृष्णा नदी पर ही है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, झारखंड का और नागालैंड का। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि भी आकार की घाटी किससे बनती है? हवा से, भूमिगत जल से, नदी से और हिमनद से। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नदी से बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल और डायोराइट। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, पृथ्वी के जो केंद्र यानी कोर में पाया जाता है वो नीफे पाया जाता है। नीफे से याद रखिएगा, नी से निकेल और फी से फेरस यानी आयरन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने और गैलीलियो ने। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और ये किस राज्य में है? तो असम में है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ उपदेश दिए थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और यहाँ पर जो पहला उपदेश दिए थे, इसको क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है कि ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? यानी ग्रामीण इलाका में किस प्रकार के व्यवसाय मैक्सिमम होता है?
प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्राथमिक बिल्कुल ही सही जवाब। प्राथमिक के क्षेत्र में क्या आएगा तो पशुपालन हो गया, डेयरी दुग्ध उत्पादन हो गया, कृषि हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों के लिंग अनुपात सबसे कम है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है बच्चों की, तो हरियाणा की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। उपभोग एवं मांग से, आपूर्ति एवं मांग से, मुद्रा के प्रचलन से और घाटे की अर्थव्यवस्था से। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मुद्रा के प्रचलन से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, एम विश्वेश्वरैया को, मुंबई के उद्योगपतियों को और श्री मन नारायण को। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एम विश्वेश्वरैया को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। एडम स्मिथ, मार्शल, पिग्गू और किन्स। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एडम स्मिथ, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वातावरण में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो सबसे अधिक है जो कि नाइट्रोजन है 78 है, उसके दूसरे स्थान पर 21 होता है वो ऑक्सीजन की, तीसरे स्थान पर आर्गन आता है और चौथे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड आता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न की रेडियोधर्मिता की यूनिट है। एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फेर्मी और क्यूरी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रेडियोधर्मिता की यूनिट होता है वो क्यूरी होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोहे के पाइपों को संक्षारण से यानी जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उसको गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण और अभिप्रेरण। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो उसको अवकरण कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि चाकू से काटे जा सकने वाले धातु इनमें से कौन सा है। तांबा, लोहा, सीसा और सोडियम। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम बहुत ही मुलायम होता है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, किसी केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है और ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था अपने आप को, तो तोते हिंद यानी अमीर खुसरो। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने
कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और बाबर। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, औरंगजेब बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और महावीर। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो अगर जैन धर्म के पहला तीर्थकर बोला जाए तो यहाँ पर ऋषभदेव हो जाएगा। और दूसरा तीर्थकर कौन थे? तो अजीतनाथ थे। तीसरा थे संभवनाथ और चौथा थे अभिनंदन जी और पांचवा थे सुमतिनाथ। और यहाँ पर दिया गया है नेमिनाथ, नेमिनाथ या अष्टनेमी, ये 22वां थे और 23वां थे पार्श्वनाथ और 24वें थे वर्धमान महावीर जी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुड डिस्पैच 1854। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये केरल का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काले छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था? सीवी रमन के द्वारा, एच.जे. भाभा के द्वारा, एस चंद्रशेखर, अरविंद खुराना। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, एस चंद्रशेखर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन का खोज किसने किया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हेनरी कैवेंडिश, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने, न्याय दर्शन की प्रचारित किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? न्याय दर्शन के प्रचारित किया था तो गौतम ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? बिंबिसार को, उदयन को, अजातशत्रु को और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अजातशत्रु, बिल्कुल ही सही जवाब है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार के बाद से उत्तराधिकारी के रूप में आए थे अजातशत्रु। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनका देहांत कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 32वां प्रश्न के गुप्त वंश के किस शासक ने स्वयं को यानी सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चंद्रगुप्त ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न आपके सामने कि चंदावर का युद्ध यानी 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1194 का जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। फिर 1191 को याद रखिए, 1191 और 1192। 1151 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1191 के तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। और 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, ये मोहम्मद गौरी और ये भी पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राजराजा प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी और फारसी थी। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न के बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ था, इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न आपके सामने कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, लाला लाजपत राय ने। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो 1918 का अहमदाबाद के बिल मजदूर हड़ताल था, इसमें भूख हड़ताल किए थे महात्मा गांधी ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बारडोली आंदोलन 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में स्टार्ट हुआ तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किए थे और 1922 में चौरी चौरा कांड के उपरांत इसको स्थगित कर दिया गया था। 1919 में रौलक एक्ट पारित हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होगा जबकि लिफ्ट। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार कौन सी स्थिति में अधिक होगा? एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, अगर एक समान वेग यहाँ पर अगर एक समान रहेगा तो नीचे जाए या ऊपर जाए उसके भार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। नीचे जाए या ऊपर जाए, ऊपर की ओर त्वरण के गमन, यानी अगर एक त्वरण के साथ ऊपर दिशा में अगर गमन कर रहा है तो उस टाइम उसका भार अधिक होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और नीचे की ओर जाए तो उसके वास्तविक भार से उसका भासी भार है जो कि कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? विश्व खाद्य संगठन, भारत सरकार, फिलीपींस सरकार और यूनेस्को। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो फिलीपींस सरकार ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय संवता के रूप में किस संवता को मान्यता प्रदान की गई है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं शक संवता, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 43वां प्रश्न की निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो वे चट्टान जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है और वो पृथ्वी पर फैलकर या आंतरिक रूप से या उसके ऊपरी परत पर फैलकर ठंडा होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ग्रेनाइट आ गया, बेसाल्ट आ गया, ये सब आग्नेय चट्टान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता, जीवाश्म रहित होता है। चट्टान 3 प्रकार का होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। जो अवसादी चट्टान होता है वो उसमें जीवाश्म पाया जाता है और जितने भी बहुमूल्य खनिज होते हैं वो सभी के सभी आग्नेय चट्टान में ही पाए जाते हैं। और रूपांतरित चट्टान है जो कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान से निर्माण किया जाता है, उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है
एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा है, तैर रहा है। बर्फ पिघलने पर बीकर में जल का तल में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ से 3 प्रश्न बनता है। एक तो हो गया कि एक जल का एक बीकर है, उसमें क्या है कि एक बर्फ के टुकड़ा डालते हैं तो तैरता क्यों है। तो तैरने का कारण इसलिए है क्योंकि जो जल का घनत्व होता है वो बर्फ के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण से जल के ऊपर है जो कि बर्फ तैरता है। और एक दूसरा होता है कितना हिस्सा उसके अंदर डूबा रहता है। तो 1/9 हिस्सा यानी 9 हिस्सा अंदर रहता है, 1 हिस्सा बाहर रहता है। उसके बाद यहाँ पर उसके स्तर में क्या परिवर्तन, अगर पिघल जाए तो पूर्वतः बना रहेगा, यानी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। संताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित किस मंडल से होता है, तो आयन मंडल से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, पर्वत होती है, वायुमंडल होता है, वो सभी कहाँ पर होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। संताप मंडल में जेट विमान उड़ाई जाती है, उसके साथ ही ओजोन परत जो होता है वो संताप मंडल में ही उपस्थित रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो उसको उस टाइम सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिहार में भोजपुर के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है, यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर कितने वेग से आएगा, तो दुगुने वेग से आएगा। 10 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर वेग से प्रतिबिंब आपके तरफ आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सबसे पहले अगर महिला अध्यक्ष से पूछा जाए तो वहाँ उस स्थिति में एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न आपके सामने कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका। तो देखिए समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक याद रखिएगा, जब एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक आप जानते होंगे। यहाँ पर देखिए सभी का परमाणु संख्या है जो कि 1 है, लेकिन द्रव्यमान 1, 2, 3 है, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। समभारिक किसे कहते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। 2 अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है जो कि समान होता है, उसको समभारिक कहते हैं। और समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, नहीं तो उसका परमाणु संख्या समान होता है, नहीं उसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, केवल उसके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, उसे समन्यूट्रॉनिक। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 15200 किलोमीटर। जल्दी से बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 15200 किलोमीटर बिल्कुल ही सही जवाब है। जब भी स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा जाए तो 15200 किलोमीटर बताइएगा। उसके बाद से मुख्य भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि है उसके तटरेखा की अगर लंबाई पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा।
अगर संपूर्ण यानी जितने भी द्वीप है और मुख्य भूमि सभी को लेकर अगर बोला जाए कि लंबाई कितना है तो 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, बलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का और अवशिष्ट पर्वत का। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है किसका, तो बलित पर्वत का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है सिपकिला, बी है जोजिला, सी है नाथुला और डी है जलेपला। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रा याद रखिएगा, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा, ये तीन दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जो जिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये कश्मीर तथा लेह को जोड़ता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर नाथुला दर्रा है, जलेपला दर्रा है, ये दोनों के दोनों दर्रा है जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पद्मा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत में उसको किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी से जाना जाता है। और जैसे ही वो भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है, तो दिहांग नाम हो जाता है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ती है असम में, तो असम में उसका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है नाम। और वो जैसे ही वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना, ये जमुना हो जाता है नाम। और फिर वो जैसे ही वो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलती है तो संयुक्त नदी को क्या बोला जाता है, तो मेघना नदी। तो याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है, तो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बेतवा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। बेतवा नदी है जो कि विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये यमुना नदी के सहायक नदी है। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये तीनों के तीनों जाकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 7 प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध अवस्थित है सतलज नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर और टोंस नदी पर। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो सतलज नदी पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था। 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था, तो मार्टिन बेहेम ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 9 प्रश्न है कि जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर और चंबल नदी पर। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये शरावती नदी पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जोग जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। और एक और महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जलप्रपात पूछा जाता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने, हिंदी से प्रश्न है। सभी टाइप का प्रश्न रहेगा और जितने भी प्रश्न इसमें रखा गया है इस प्रैक्टिस सेट में सभी के सभी 10th स्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है 6 वर्ण किसके योग से बनना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इसको पहचानने के लिए आसान ट्रिक बताते हैं। 6 को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, तो KSH। तो यहाँ पर देखिए के से क्या होता है, क होता है, एस से
यहाँ पर 100 हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्धन्य श। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 17.5%। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। वर्तमान समय में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 13 नंबर कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर 4 दिया गया, मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। बताइए यहाँ पर कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक नहीं है? तो यहाँ पर जो मिठाई दिया गया यह एक जातिवाचक संज्ञा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर जातिवाचक संज्ञा से इसको भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे तो मिठाई का मिठास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और बॉस्फोरस जल संधि। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो डेविस जल संधि। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया है भौगोलिक नाम। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को भौगोलिक नाम में क्या बोला गया है? तो डाउन्स। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। वेल्स ये कहाँ का है? तो वेल्स जो है ये साउथ अफ्रीका के। सवाना है जो कि सबसे अधिक घास सवाना कहाँ पर पाया जाता है? तो अफ्रीका महादेश में। याद रखिएगा। प्रेयरी कहाँ के है? तो यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया दोनों में ये पाया जाता है, तो इसको यूरेशिया बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो धनवान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अकिंचन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और यूरोप। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न के तानसेन का मूल नाम था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और संगीतकार थे ये, और इनका मूल नाम क्या था? तो राम तनु पांडे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास लगा है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए यहाँ पर मुख्य दर्शन का अगर समास विग्रह करेंगे तो मुख्य का दर्शन, तो जिस समास में समास विग्रह करने के उपरांत उसमें विभक्ति लगा रहता है, कारक लगा रहता है, तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य का दर्शन, यहाँ पर का क्या है? तो एक विभक्ति है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द्विगु का पहचान है कि जिस समास का पहला जो शब्द रहेगा वह क्या रहेगा? तो एक संख्यावाचक रहेगा। जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में देखिए यहाँ पर त्रि है जो कि एक संख्यावाचक है, अब भुज है जो कि एक दूसरा शब्द है, तो 3 है भुजा जिसका। और द्वंद्व समास में जिसमें समास विग्रह के उपरांत और लगा हो, जैसे कि माता पिता, तो इसको समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा। बहुव्रीहि में ना तो इसका प्रथम पद प्रधान रहता है, ना ही अंतिम पद प्रधान रहता है, इसका अलग से अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थार्थ गणेश। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने
किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथक, कथकली, ओडिसी और भरतनाट्यम। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम ये कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। कथक कहाँ के है? तो ये उत्तरी भारत का ये कथक है। उड़ीसा का भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक है जो कि थियोफ्रास्टस है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा जो कि फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर सुमन, कुसुम और पुष्प ये तीनों का तीनों फूल का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर तनुजा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने। देखिए इसी लेवल का प्रश्न रहने वाला है एग्जाम में। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और संवेग के नियम। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए जब गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो सवारी आगे की तरफ झुक जाता है, ये न्यूटन का प्रथम नियम के कारण। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना पसंद करेगी, गतिवस्था में है तो गतिवस्था में ही रहना पसंद करेगी। अगर उस पर किसी प्रकार का बाहरी बल लगाया जाता है तो वह उसका विरोध करती है। न्यूटन का द्वितीय नियम का अगर उदाहरण समझे तो जब आप देखते होंगे क्रिकेट में जब प्लेयर कैच पकड़ते हैं तो हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो उसको संवेग को कम करने के लिए पीछे की तरफ खींचते हैं। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। तृतीय नियम है जो कि हर क्रिया के प्रतिक्रिया होता है। जैसे कि अब बंदूक से गोली निकलता है तो बंदूक है गोली आगे की तरफ जाता है और धाका वो पीछे की तरफ देता है, जैसे रॉकेट है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने कि सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अगर अधिक हो जाता है तो वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जॉन रे और हैचिसन ने। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जीव द्रव्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि अगर मगर करना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना और बहाने बनाना। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अगर मगर करना का मुहावरे का अर्थ होता है बहाने बनाना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि कामाख्या मंदिर है जो कि किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर पूछा गया कि हाल ही में किस अभिनेता को सर्वसम्मति से भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रजनीकांत। और 50वां अगर पूछा जाए तो अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 30वां प्रश्न है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है।
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इकोटोन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में नए रेल मंत्री किसे बनाया गया है, तो अश्विनी वैष्णव को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में किसी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एस भंडार नायक है और ये किस देश की है, तो ये श्रीलंका की है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि लाल हरी वर्धनता होने का कारण क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। कलर विजन जिसको हो जाता है तो उसमें लाल और हरा में उसको फर्क नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो थोक मूल्य सूचकांक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नाचते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण, सन्यता के कारण, कपूर का यह गुण है जल के घनत्व के कारण। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पृष्ठ तनाव के कारण। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। अतिचालक, अर्धचालक, चालक और रोधी। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको अतिचालक कहते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर लेसर का प्रारूप आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर एक तरफ पंचवर्षीय योजना है, दूसरी तरफ उसका कार्यकाल है, यानी कब से कब तक कौन सा पंचवर्षीय योजना चला था बताना है। तो देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 56, सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, ये भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर 67 और 68, 1967-68 में अवकाश था। तो यहाँ पर 1969 से 74 के बीच में चला था। तो यहाँ पर चौथा गलत है। चौथा क्या हो जाएगा, 1969 से 74। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि एक्वारेजिया निम्न में से मिश्रण होता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। प्लूटोनियम का, यूरेनियम का, थोरियम का और रेडियम का। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्लूटोनियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे अधिक किसका समस्थानिक है, तो प्लूटोनियम का ही है, 30 है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1773 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नान घर पाया गया था। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में और लोथल में और कालीबंगा में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मोहनजोदड़ो में, बिल्कुल ही सही जवाब है। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंडन वर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिंडन वर्ग किसके किसके बीच सीमा निर्धारित करता है, तो जर्मनी और पोलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 45वां प्रश्न कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में,
उपनिषद में और भागवत गीता में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गायत्री मंत्र किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न आपके सामने, स्टैगफ्लेशन स्थित है गतिरोध और अवस्थिति की, गतिरोध और मंदी की, गतिरोध और मुद्रास्फीति की, गतिरोध और पुनरुत्थान की। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ है गतिरोध और मुद्रास्फीति की, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न आपके सामने, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसका अध्यक्ष किसने की थी, अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना वसुमित्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। और इसका उपाध्यक्ष कौन थे, इसका उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। यहाँ पर सभी के बारे में जान लेते हैं। 4 बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम हुआ था अजातशत्रु के समय में राजगिरी में, दूसरा हुआ था कलाशोक के समय में वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में अशोक के समय में, और चौथा हुआ था ये कश्मीर कुंडलवन में कनिष्क के समय में। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न आपके सामने, किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र हवाला देता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसका हवाला देता है, तो निर्माण क्षेत्र का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्ध का, सिखों का और हिंदुओं का। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है, तो यह एक बौद्धों का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न आपके सामने, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, 4, 5, 6 और 7। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 7, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक और चवार्क। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय मानक समय आधारित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने शिपकिला, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए नाथुला और जलेपला ये दोनों दर्रा है जो कि सिक्किम में स्थित है, जो जिला है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में और 2 दर्रा याद रखिएगा, बारालाचा और रोहतांग। बारालाचा और रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाया जाता है, तो उष्णार्द्र पतझड़ वन यानी उष्ण कटिबंधीय, इसे पर्णपाती वन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार का मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लार्ज, जडोड, काली और लेटराइट। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार का मिट्टी पाई जाती है, तो जडोड मिट्टी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जडोड मिट्टी में सबसे अधिक किस फसल उगाया जाता है, तो धान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि पृथ्वी के कोर में किस तत्व का प्रधानता होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो पृथ्वी के कोर में नीफे पाया जाता है। याद रखिएगा नीफे। नीफे का अर्थ क्या हुआ, नी से निकेल हो गया, और फेस से फेरस हो गया यानी आयरन हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी लोहा और निकेल पाया जाता है पृथ्वी के कोर में। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न आपके सामने कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, यानी बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राबड़ी देवी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर पूछा जाए कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो श्री कृष्ण सिंह थे। 8वां प्रश्न आपके सामने कि एक कल्याणकारी राज्यों के निर्देशक के आदर्श वर्णित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक के आदर्श वर्णित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और नीति निर्देशक तत्व को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो देखिए भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोकसभा के स्पीकर को निर्वाचन कौन करता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। कैसे हटा सकते हैं, तो महाभियोग चलाकर, जो कि अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 महीना के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक के अंतराल होना चाहिए, यानी इस संसद के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम कितना अंतराल होना चाहिए। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 महीना। 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। श्री कृष्ण सिंह ने, महादेव लाल सराफ ने, देवकीनंद ने और राजेंद्र प्रसाद ने। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं महादेव लाल सराफ, बिल्कुल ही सही जवाब है। ऐसे भारत में नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था 5 मार्च 1930 ईस्वी को। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने कर रहे थे। नमक सत्याग्रह आंदोलन के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन था। रोपड़ था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगन था। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने लोथल, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1926 में, 1928 में, 1939 में, 1942 में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1928 में, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, प्रस्ताव रखी गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व क्या है। जल्दी से बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 किलोमीटर में 11 से 6 व्यक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न आपके सामने कि भारतीय स्टेट बैंक को पूर्व में डैश के नाम से जाना जाता था। जल्दी से बताइए यहाँ पर जो SBI है भारतीय स्टेट बैंक, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मैथिल कोकिला कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विद्यापति को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाए उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। प्रतिस्पर्धा पर, न्याय पर, राज्य नियंत्रण पर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो न्याय पर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस दो देशों के अलग करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मैकमोहन रेखा है जो है किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करता है। तो ये भारत और चीन के बीच है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच कब स्थापित किया गया। तो इसे 1914 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट अगर भारत पाकिस्तान का पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। तो रेड क्लिफ नाम है, जो कि 1947 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक लंबा है। अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक है वो बांग्लादेश के साथ है, दूसरे स्थान पर चीन के साथ है और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के साथ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक सीमा साझा करता है तो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जल्दी से बताइए। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी कौन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के महान्यायवादी कौन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं श्री आर वेंकट रमणी, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ओम बिरला है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होता है। यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोधकता पूछा है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ओम मीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, और विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने
कि तेल का एक बैरल निम्न में से कितने लीटर के बराबर होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर। 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न आपके सामने कि एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यहाँ पर 3.26 प्रकाश वर्ष बिल्कुल ही सही जवाब है। दूरी मापने का सबसे बड़ा जो मात्रक और यंत्र है उसको पारसेक बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक होता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में और शोर के मापने में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का प्रयोग सही आंसर क्या है? तो डॉप्सन का जो प्रयोग किया जाता है ये ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शोर को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, जॉर्ज डाल्टन ने, आइंस्टीन ने और थॉमसन ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो परमाणुईय नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 37वां प्रश्न है किसी तत्व के परमाणुइक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में, AMU एटॉमिक मास यूनिट। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसी तत्व के परमाणुइक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो AMU में यानी एटॉमिक मास यूनिट में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार और तुल्यांकी भार। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है, परमाणु क्रमांक करता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित, शैवाल, कवक, अमीबा, युगलीना। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे छोटा जीव है जो कि स्वयं विकास और प्रजनन करने की समर्थ है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किए थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हेवी टेकर ने बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? सिल्क, केंचुआ, शहद, अंगूर। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से इसमें से किसको उत्पादित किया जाता है? तो अंगूर को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? केंद्रक, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कयांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कयांत्रित चट्टान यानी रूपांतरित चट्टान। जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है चूना पत्थर बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है।
जो चूना पत्थर है यह एक अवसादी चट्टान है और अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। अभी याद रखिएगा, चूना पत्थर से, अगर चूना पत्थर से बोला जाए तो चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने। केवल एक तत्व से निर्मित होने वाला एकमात्र रत्न है। यानी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है किसी एक तत्व से निर्मित एकमात्र यहाँ पर कौन सा रत्न है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हीरा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। हीरा जो है जो कि कार्बन का एक अपरूप है और ब्रह्मांड में पाए गए सबसे कठोर धातु जो है, धातु नहीं यानी पदार्थ है, पदार्थ, ब्रह्मांड का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो हीरा। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है, ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि डैश के कारण जल में डूबी हुई क्षार जो रहती है वो झुकी हुई प्रतीत होती है। प्रकाश के परिवर्तन कारण, प्रकाश के विवर्तन, अपवर्तन और प्रकाश के प्रकीर्णन। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो जल में डूबी हुई छड़ी रहती है वो टेढ़ी प्रतीत होती है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि मृदा में उगने वाली कीटभक्षी पौधे में डैश की कमी होती है। नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मृदा में उगने वाली कीटभक्षी पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। सबसे पहले समझते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं, आइसोटोप। तो देखिए समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। एक ही तत्व के अगर एक तत्व है तो उसका परमाणु संख्या तो समान ही रहेगा, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रहता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। और संभारी किसे कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या अलग अलग परमाणु द्रव्यमान समान होता है, उसे संभारी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये तीनों का तीनों है जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।